इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। अपने हेडफोन पहनिए और अंधेरा थोड़ा और गहरा कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चा हादसा है। क्योंकि ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक प्यारे सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, जो कहते हैं कि ये उनके सबसे करीबी दोस्त के साथ हुआ था। और भाई, जो कुछ उस रात हुआ उसे सुनकर आपका भी यकीन हिल जाएगा, जो आगे मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। लेकिन अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनदेखा, अनसुना या फिर अजीब हुआ है तो हमें जरूर भेजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले, ताकि हम जान सके डर की रात किस किस के दिल तक पहुंच रही है। अब देर मत कीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है और रात गहराती जा रही है। कहते हैं हर गांव की मिट्टी में उसकी खुशबू नहीं, कुछ अनकहे राज भी कड़े होते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी मेरे अपने गांव की है। उस गांव की जहां मैं बचपन में खेला, बड़ा हुआ, फिर पढ़ाई के लिए शहर चला गया और अब सालों बाद वापस लौटा हूं। पर गांव वही था, सिर्फ मैं बदल गया था। गर्मी का मौसम था, जुलाई की शुरुआत। शाम को जैसे ही बस रुकी, मैंने अपने गांव की कच्ची सड़क पर पहला कदम रखा। धूल सी उड़ी और बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई। मंदिर के पास वही पीपल का पेड़, तालाब के किनारे बैठे कुछ बूढ़े लोग और गांव के बच्चे जो मुझे बड़े हैरानी से देख रहे थे। मैंने बैग कंधे पर टांगा और घर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में ही मुझे पान वाले दयाल काका मिल गए। आज भी उनकी आंखों में वही अपनापन था, लेकिन जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन बेटा, कब आए? शहर से थक गए क्या? मैंने कहा, बस काका, पढ़ाई पूरी हो गई तो चला आया, कुछ दिन गांव में ही रहूंगा। तभी उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता झलकी। अच्छा, पर बेटा रात होते ही जल्दी घर लौट आया कर, वो बरगद के पास मत जाना। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे काका, वो पुरानी कहानी आप रहने भी दीजिए, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन काका की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, बरगद के पेड़ की बातें कहानी नहीं है, उस साए ने अब तक किसी को नहीं छोड़ा। फिर मैं वहां से चला आया। रात को घर पर माँ ने भी वही चेतावनी दी, अर्जुन बेटा, रात को देर तक मत निकलना और उस पेड़ के पास तो भूलकर भी मत जाना। मैं फिर से मुस्कुरा दिया, पर दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा सवाल भी जागा। आखिर उस बरगद के पास ऐसा क्या है? रात को खाना खाते हुए माँ ने फिर से कहा, बेटा, रात को भूलकर भी बरगद की तरफ मत जाना। माँ की आवाज में डर था, और वो डर जो सालों से उनके भीतर जमा हो गया था। मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। पर माँ की आंखें बता रही थी, यह मजाक नहीं था। अगले दिन गांव की सुबह की हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी। मैं अपने बचपन की गलियों को घूमने निकला था। वहीं कच्ची सड़कें, टूटी दीवारें, पान की दुकान और चौराहा जहां हम पतंग उड़ाया करते थे। कुछ बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे। कुछ बच्चे मैदान में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। हर किसी की नजर में मुझे देखकर एक क्षण का सवाल था, शहर से लौटा है, कब तक रुकेगा? दोपहर होते होते मैं अपने तीनों बचपन के दोस्तों से मिला, सुरेश, राजू और विकी। अब सबके चेहरे पर दाढ़ी की रेखाएं थी, आंखों में अलग अलग कहानियां, पर हंसी वही थी, शरारत भरी। हम तालाब के किनारे बैठ गए। पानी में सूरज की परछाई कांप रही थी। मैंने बात छेड़ी, अरे सच बताओ यार, इस बरगद के बारे में सब इतना डरते क्यों हैं? सुरेश ने पहले तो हंसने की कोशिश की, लेकिन अरे वो तो ऐसे ही कहानियां हैं। तभी विक्की बोला, कहानियां नहीं अर्जुन, वो औरत सच में है। सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, पिछले साल की बात है, रामू चरवाया अपनी गाय ढूंढते ढूंढते रात को वहीं पहुंच गया था, बरगद के पास। सुबह उसका शव मिला। उसकी आंखें बंद नहीं थी, खुली थी, और चेहरे पर ऐसी हैरानी जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जैसे वो इंसान के बस की ना था। ये बात बताते हुए उसका स्वर कांप रहा था, मानो वो भी उस रात को याद कर रहा हो। फिर राजू बोला, अरे हमारे बाबा तो कहते हैं बरसों पहले गांव में एक औरत ने वहीं उसी पेड़ पर फांसी लगाई थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ गया था
और फिर वो पागल हो गई थी। उसकी मौत के बाद से ही बरगद के पास रात को कोई औरत हंसती है, कभी रोती है और कभी किसी को पुकारती है, और जो उसकी आवाज सुन ले वो जिंदा नहीं बचता। उनकी बातों ने मुझे डरा दिया, लेकिन मैंने खुद को समझाया ये सब कहानियां होंगी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन दिल की धड़कनें तो कुछ और ही कह रही थी। शाम ढलते ढलते उस बरगद की परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे गांव में अपना साया फैला रही हो। फिर मैं शाम को गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिया बाबा के पास गया। बाबा अब 90 साल के थे, कमर झुकी हुई, हाथ कांपते थे, पर उनकी आंखों ने वो सब देखा हुआ था जो शायद सच था, जो किताबों में नहीं मिलता। मैंने धीरे से पूछा, बाबा सच बताओ, उस बरगद के पास क्या है? बाबा चुप रहे, फिर एक लंबी सांस भरते हुए बोले, बहुत साल पहले की बात है बेटा, मैं भी जवान था। गांव में एक औरत रहती थी, चंपा। उसका पति शहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। कहते हैं चंपा पागल हो गई थी और एक रात उसी बरगद से लटक कर फांसी लगा ली। मैंने सुनी हुई कहानी फिर से सुनी, लेकिन बाबा की आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे डरा रही थी। फिर आगे बाबा कहते हैं, उस रात के बाद हर अमावस की रात उस पेड़ के पास कोई औरत रोती है, फिर अचानक हंसती है और फिर सन्नाटा। कई लोग गए बेटा, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए, और जो लौटे उनकी आंखों में डर बस गया। कुछ ही दिनों में मर गए। बाबा की आवाज रुक गई। मैंने देखा बाबा के हाथ कांप रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं घर आ गया। उस रात कुछ अजीब था। मैं बिस्तर पर लेटा था, पर नींद आंखों से दूर भाग रही थी। हवा हल्की चल रही थी, पर उसमें भी घुटन सी थी, जैसे कोई सांसें रोककर देख रहा हो। रह रहकर मुझे बाबा की सारी बताई बातें याद आ रही थी। फिर तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, फिर कुत्ते के भौंकने की, और फिर सब कुछ थम गया। एक खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। मैंने मन में सोचा, ये खामोशी डराने वाली है, जैसे कुछ होने वाला है। मैंने करवट बदली, खिड़की की तरफ देखा। दूर से बरगद का पेड़ दिख रहा था। रात के अंधेरे में भी उसकी शाखाएं काली लकीरों की तरह लग रही थी, जैसे किसी राक्षस के हाथ जो हवा में कांप रहे हो। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, और कभी कभी हल्का सा उजाला पेड़ के डालियों पर पड़ता। ऐसा लगता जैसे पेड़ का चेहरा बनता और मिटता हो। ये सब मेरा वहम है या फिर सच में कुछ है इस पेड़ में? और यही सोचता हुआ कब मैं सो गया मुझे पता नहीं चला। नींद तो आई, मगर एक सपना देखा। मैं उसी बरगद के पास खड़ा था। पेड़ के पत्ते हवा में जोर से हिल रहे थे। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज आई, बहुत ज्यादा दर्द से भरी हुई, जैसे किसी ने दिल से पुकारा हो, मदद करो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मगर इस बार थोड़ी और करीब से। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हटा, और तभी पेड़ की मोटी शाखाओं के पीछे से एक परछाई निकली। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा दिखा नहीं, पर वो परछाई मेरी तरफ बढ़ी। मेरी सांसें रुक गई, दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो परछाई मेरे करीब आ गई, और मैंने देखा उसकी आंखें नहीं थी, बस दो काले गड्ढे। परछाई बिल्कुल हल्की आवाज में मुझसे फुसफुसाते हुए बोली, मत आओ, मत आओ यहाँ। मैंने डर के मारे अपनी आंखें खोली। नींद टूट गई। मेरे माथे पर पसीना था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। वो काली रात जैसे तैसे कट गई। सुबह हुई तो मैं चुपचाप बैठा रहा। माँ अपना काम कर रही थी, पर उन्होंने देखा कि मैं कहीं खोया हुआ हूँ। वो बोली, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आई? मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। पर मन में तो वही सपना घूम रहा था। कौन थी वो औरत? उसने क्यों कहा मत आओ, मत आओ यहाँ? क्यों? दोपहर को मैं फिर से सुरेश, राजू और विक्की के साथ तालाब पर गया। पानी में सूरज की परछाई अब भी कांप रही थी, पर आज उसकी परछाई देखने में मुझे डर लग रहा था। मैंने धीरे से कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा और वो औरत मुझे कह रही थी मत आओ यहाँ। सुरेश की आंखों में डर आ गया। अर्जुन, ये अच्छा इशारा नहीं है। लोग कहते हैं वो चुड़ैल सपनों में भी आती है। तभी विक्की बोला, मत आओ, शायद वो तुझे रोक रही है अर्जुन, वहां मत जाना। लेकिन मेरा दिल तो कह रहा था मुझे सच जानना है, मैं डर कर नहीं रह सकता। आखिर क्या छुपा है उस बरगद के पास?
क्यों सब इतना डरते हैं? मुझे देखना होगा। शाम होते ही मैं फिर एक बार हरिया बाबा के पास गया। बाबा मुझे देखते ही बोले, तू अब भी उसी के बारे में सोच रहा है ना? मैंने सिर झुका लिया। फिर वो बोले, बेटा कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। मैंने हिम्मत करके पूछा, पर बाबा क्या आपने उसे देखा है? बाबा की आंखें फैल गई। कुछ पल के लिए उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने नहीं, पर मेरे दोस्त ने देखा था। नाम था गंगाराम। वो रात में शराब पीकर उसी बरगद के नीचे सोने चला गया। सुबह लौटा, उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। पागल सा हो गया था। बाबा की आवाज में दर्द था। फिर वो आगे बोले, कुछ ही दिनों में उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मरते वक्त भी वो बड़बड़ा रहा था। उसके बाल, उसकी हंसी, उसकी आंखें नहीं थी। मैंने सिर पर हाथ रख लिया। ये बातें सुनकर मेरे दिल में डर और भी गहराता जा रहा था, पर जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ रही थी। रात होते होते हवा का रुख भी बदल गया। मैंने खिड़की से देखा, बरगद के पास कुछ हलचल सी दिखी, जैसे किसी ने सफेद कपड़ा हिलाया हो। मैंने फिर से देखा, कुछ नहीं था। मैंने मन में सोचा, क्या सच में कुछ था या मैं पागल हो रहा हूँ? फिर अचानक दूर से किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी मगर इतनी साफ कि दिल कांप उठा। मैं भागकर खिड़की से हट गया। पल भर को लगा जैसे कोई मेरे करीब खड़ा है। सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। ये सब क्या था? क्या सुन रहा हूं मैं? शायद मैं पागल हो रहा हूं। पूरी रात इसी कश्मकश में बीती। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें भी उस डर को मिटा नहीं सकी। मेरे मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, मैं देखूंगा, मैं उस बरगद के पास जाऊंगा। सच जो भी हो, मुझे डर कर नहीं जीना। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो रात के डर की जगह अब जिद थी। दिल में कुछ टूटा नहीं था, बल्कि और सख्त हो गया था। मुझे देखना ही होगा। डर से भागकर कब तक जी पाऊंगा? मैं खिड़की के पास गया। बरगद अब भी वही था, शांत, भारी और रहस्यमयी। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी जिंदा राक्षस की नसें हो। मैं मन में यही सोचता रहा, शायद लोग सही कहते हैं, शायद कुछ है वहां। अगर मैं नहीं देखूंगा तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। दोपहर को सुरेश, राजू और विक्की वहीं तालाब के पास मिले। मैंने सीधा कह दिया, दोस्तों मैंने तय कर लिया है, मैं आज रात बरगद के पास जाऊंगा। विक्की की आंखें फैल गई। पागल हो गया है क्या अर्जुन? मरना चाहता है क्या? तभी सुरेश बोला, तुझे पता भी है तू किससे खेल रहा है? ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच है। राजू थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीमी आवाज से कहा, भाई अगर तुझे जाना है तो अकेले मत जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या सच में? राजू की आवाज में डर तो था, पर दोस्ती भी। उसने कहा, हाँ, पर अगर कुछ गड़बड़ दिखी तो हम भाग जाएंगे। सुरेश और विक्की भी तैयार हो गए। हमने तय किया, रात को खाना खाकर निकलेंगे, टॉर्च साथ ले जाएंगे, ज्यादा पास नहीं जाएंगे, बस देखेंगे क्या सच में वहां कुछ है। सुरेश ने हाथ जोड़ लिए। मां कसम अर्जुन, मुझे सही नहीं लग रहा, पर तुझे अकेला छोड़ भी नहीं सकते। फिर विक्की बोला, चलो अगर मरना ही है तो साथ ही मरेंगे। और ये कहकर हम वहां से चले गए। शाम होते होते गांव का माहौल भी बदलने लगा। चिड़िया चुप हो गई, हवा भारी लगने लगी। सूरज ढलते ही पेड़ की परछाइयां लंबी और डरावनी हो गई, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ा दी हो। शाम का अंधेरा उस पेड़ के पास सबसे पहले उतरता था, जैसे अंधेरा भी वहीं से जन्म लेता हो। मंदिर की घंटी की आवाजें आई, फिर वो बंद हो गई। गांव के लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगे। कोई नजर उठाकर बरगद की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, जैसे वहां कुछ हो जो अगर देख लिया तो वो भी देख लेगा। रात का खाना खाते वक्त माँ ने मुझे देखा और मुझसे बोली, बेटा अब कहाँ जाएगा? मैंने भी झूठ कह दिया, बस माँ, दोस्तों के साथ तालाब तक। माँ ने मेरी आंखों में देख लिया था, शायद वो समझ गई थी, लेकिन उनकी आंखों में मैंने डर साफ देख लिया था। माँ बोली, अर्जुन बरगद के आसपास भी मत जाना बेटा, वहां बिल्कुल भी मत जाना। उनका हाथ थामकर मैंने कहा,
माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। लेकिन दिल में हिलकोरे मारता हुआ डर अभी भी था। माँ का डर, गांव का डर और उन अनदेखी आंखों का डर जो शायद मुझे देख रही थी। रात के करीब 10 बजे हम चारों निकले, सुरेश, राजू, विक्की और मैं। हवा ठंडी थी, पर उसमें मिट्टी की खुशबू के साथ अजीब सी सड़ांध भी आ रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। हमारे हाथ में टॉर्च थी, पर दिल की रोशनी कम पड़ रही थी। बरगद दूर से दिखने लगा, वही विशाल साया जो गांव की सीमा पर जैसे पहरा दे रहा हो। हम लोग जैसे जैसे पास जाते जा रहे थे, टॉर्च की रोशनी से पेड़ की मोटी जड़ें दिखने लगी थी। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे और उनके खड़खड़ाने की आवाज रात में बहुत डरावनी लग रही थी। बरगद की डालियों पर कई झूलती जटाएं थी, जैसे लटकती हुई चुड़ैलें हों। तभी सुरेश ने फुसफुसाते हुए बोला, यहाँ हवा भी अलग लग रही है भाई। वाकई यहाँ पहुंचकर लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। हवा भारी और ठंडी थी और उसमें सीलन सी गंध थी, जैसे पुरानी कब्रों की मिट्टी में से आती है। हम थोड़ी देर तक चुप खड़े रहे और तभी वहां से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे से गा रही हो। हम सब कांप गए। विक्की डरती हुई आवाज में बोला, तुम सबने सुना ना? मैंने सर हिलाया। हाँ, मैंने सुना। आवाज बहुत धीमी थी, मगर इतनी साफ थी कि आसानी से सुनी जा सकती थी। तभी अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई और उसके बाद कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा, जिसमें सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजू ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च घुमाई। एक पल के लिए लगा कि किसी पेड़ की जटों के पीछे कोई सफेद कपड़ा हिला। हम सब की सांसें अटक गई। मैंने कहा, कौन है वहां? मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च फिर से इधर उधर घुमाई, अब कुछ भी नहीं था। सुरेश डरते हुए बोला, यार चलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। मगर मेरे पैर जैसे जड़ गए हो, दिल कह रहा था थोड़ा और देख ले। तभी पेड़ की डालियों में कुछ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई वहां नीचे कूद रहा हो। सूखे पत्तों की आवाज आई और फिर वही औरत की धीमी हंसी, लेकिन इस बार बहुत करीब से। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में सिर्फ डर था। पैर कांपने लगे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा था। तभी हमारी चीखें निकल गई। वहां से हम सब जान बचाकर भागने लगे। पैर पथरीली जमीन पर फिसल रहे थे। सूखे पत्तों की आवाज और हमारे दिलों की धड़कन दोनों एक साथ गूंज रही थी। मैंने मन में सोचा, क्या वो सच में कोई औरत थी या सिर्फ एक परछाई? भागते भागते मेरा पैर एक जड़ से टकराया और मैं जोर से गिर पड़ा। माथा जमीन से टकराया। आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। टॉर्च मेरे हाथों से छूटकर दूर जा गिरी थी। उसकी रोशनी अब बरगद के तने पर पड़ी थी और वहीं कुछ पल के लिए मुझे दिखा, सफेद कपड़े में लिपटी हुई परछाई, लंबे बिखरे बाल और चेहरा। आंखें नहीं थी, सिर्फ आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। तभी वो परछाई फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, मत आओ यहाँ, मत आओ। अब मेरा शरीर जैसे जम गया था। सांसें अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी पीछे से सुरेश और राजू दौड़कर आए। राजू ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर उठाया। हमने टॉर्च उठा ली और अंधेरे में भागते रहे। पीछे से सूखे पत्तों की चरमराहट अब भी आ रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। गांव की बस्ती में पहुंचते ही वो आवाज रुक गई। हम सब हांफते हुए रुके, पसीने से भीगे हुए। घर लौटकर मैं देखता हूँ, माँ बाहर खड़ी थी, आंखों में डर और आंसू लिए। माँ ने कहा, कहाँ था तू अब तक अर्जुन? बेटा तू ठीक तो है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले लगा लिया। दिल अब भी इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे निकल ही जाएगा। रात को बिस्तर पर लेटा वो परछाई आंखें मेरे सामने ही घूम रही थी। सफेद कपड़ों में लिपटी औरत, बिना आंखों का चेहरा और वो आवाज, मत आओ यहाँ। आखिर वो कौन थी? उसने क्यों कहा कि यहाँ मत आओ? क्या वो डरा रही थी या सच में मुझे किसी और खतरे से बचा रही थी? मेरे मन में जितना डर लग रहा था उससे ज्यादा सवाल उठ रहे थे। क्या सच में वो चुड़ैल है या कोई और रहस्य जो गांव वालों को भी नहीं पता? लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो असल में सच नहीं होता, और जो सच है वो सबकी आंखों में छुपा रहता है।
मन में यही सब बातें लिए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने मन बना लिया था, अब डर कर नहीं जीऊंगा। जो भी हो उस बरगद का सच मुझे ही पता करना होगा और मैं करके रहूंगा। अगर वो मुझे रोक रही है तो जरूर कोई बड़ा राज है। मुझे हर हाल में उस सच्चाई को सामने लाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। कहते हैं जब डर तुम्हारे दिल पर राज करता है तब भी कुछ दिल ऐसे होते हैं जो डर को नहीं मानते, सच्चाई के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मैं भी उनमें से ही था। उस रात मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटकर छत की ओर देखते हुए वही परछाई बार बार आंखों के सामने आ रही थी। सफेद कपड़े में लिपटी, लटके हुए बाल और वो मत जाओ कहती हुई फुसफुसाती आवाज। आखिर वो डराती क्यों नहीं बल्कि चेतावनी दे रही है। क्या वो सच में बुरी आत्मा है या किसी और से बचा रही है? दीवार पर टिके घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लगने लगी। खिड़की के बाहर बरगद का पेड़ अब भी अंधेरे में खड़ा था, जैसे किसी बड़े रहस्य को अपने सीने में छुपाए हुए हो। सुबह हुई तो थोड़ा दिल को राहत मिली, लेकिन दिल के अंदर डर और सवाल और गहरे हो गए थे। माँ ने मुझे देखा, आंखों में वही चिंता, और कहा, अर्जुन कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेटा सच सच बता, तूने क्या देखा? मैंने चुपचाप माँ की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए सच बताना चाहा, लेकिन फिर चुप रहा, क्योंकि माँ पहले से ही डरी हुई है। अगर सब बता दूं तो उनका डर और बढ़ जाएगा। दोपहर को मैं फिर से तालाब के पास चला गया, जहां पहले से ही सुरेश, राजू और विकी मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी रात का डर साफ था, आंखों के नीचे काले गहरे, जैसे रात भर नींद ना आई हो। तभी सुरेश गुस्से से बोला, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी वहां जाने की? देखा क्या हो गया सबके साथ? फिर विक्की बोला, मुझे तो अब भी लगता है कोई हमारे पीछे है। कल रात के बाद से अजीब अजीब आवाजें सुन रहा हूं। फिर मैंने सबको समझाते हुए कहा, मुझे सच जानना है, मैं डर के साथ नहीं जी सकता। तुम लोग साथ चलो या ना चलो, पर मैं रुकूंगा नहीं। राजू चुपचाप मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, भाई मैं तेरे साथ हूं। डर है पर तू अब भी हमारा दोस्त है। हमने तय किया कुछ पुराने लोगों से सच पूछा जाए जो बरगद की कहानी के गवाह रहे हो। सबसे पहले मंगतू काका के पास गए, 80 साल के बूढ़े जो कभी गांव के पटवारी थे। मंगतू काका खाट पर बैठे थे, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में जप की माला लिए। मैंने आदर से प्रणाम किया और धीरे से पूछा, काका उस बरगद के बारे में बताइए ना, सच क्या है? काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। माला के दाने कुछ पल के लिए थम गए और फिर बोले, बेटा उस बरगद के साए में सिर्फ हवा नहीं, वहां पुरानी चीखें बजती हैं। बहुत साल पहले जब मैं कभी जवान हुआ करता था, उस पेड़ के नीचे एक बड़ी घटना हुई थी। गांव की एक औरत थी, चंपा। उसका पति उसे छोड़कर शहर चला गया। लोग कहते हैं चंपा पागल हो गई, पर मेरे हिसाब से वो बस टूट गई थी। तभी काका की आवाज धीमी हो गई और फिर आगे बोले, अमावस की एक रात वो उसी बरगद से लटक कर मर गई। पर उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवरों का गायब होना, लोगों का पागल हो जाना या अचानक मर जाना। कुछ कहते हैं चंपा की आत्मा पेड़ में बस गई, पर सच तो ये है बेटा, किसी ने उसके मरने के बाद भी वहां कुछ ऐसा किया जिससे वो आत्मा और भी डरावनी हो गई। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। फिर वो आगे बोले, बेटा कुछ लोग थे गांव में, तांत्रिक, ओझा, जिन्होंने उस आत्मा को बांधने की कोशिश की, पर शायद बांधने की जगह और भी ज्यादा भड़का दिया। उस रात के बाद से ही वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही, वो किसी से कुछ कहती भी है, मत आओ। तभी मैंने काका की बात को काटते हुए कहा, मगर काका अगर वो सच में बुरी आत्मा होती तो डरा कर भगा देती, ना कि वो ये कहती कि यहां मत आओ। फिर वो ऐसा क्यों कह रही है? मंगतू काका चुप हो गए। मैंने देखा उनके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे बरसों पुरानी यादें आज भी ताजा हो गई हों। काका से लौटते हुए हम गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर गए। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर पुरानी काई और अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था। वहां बैठते थे पंडित रामलाल, सफेद दाढ़ी,
माथे पर चंदन और गहरी आवाज। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, वो बरगद, उसका सच क्या है? पंडित जी ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर बोले, वो बरगद पेड़ नहीं है, वहां कुछ बांधा गया है, लेकिन वो अधूरा है। चंपा की आत्मा सिर्फ चेतावनी देती है, क्योंकि असली खतरा वो नहीं है बेटा। असली खतरा तो वो है जो उस बरगद की जड़ के नीचे दफन है। ये बात सुनकर हम सब हैरान रह गए। फिर वो आगे बोले, कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी एक तांत्रिक मरा था। उसकी आत्मा को जकड़ने के लिए चंपा की आत्मा को बांधा गया, पर तांत्रिक की आत्मा अब भी वही है और वही असली खतरा है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। पंडित रामलाल की बातें सुनकर हम जैसे पत्थर के हो गए थे। गांव की टूटी पगडंडी से वापस जाते वक्त भी दिल की धड़कन तेज थी। बरगद का पेड़ दूर से दिख रहा था, लेकिन बस वो अब पेड़ नहीं था, बल्कि उस पेड़ के नीचे दफन किसी खौफनाक राज का दरवाजा लग रहा था। क्या वो तांत्रिक आज भी वही है? और चंपा की आत्मा, जिसे लोग चुड़ैल समझते हैं, क्या वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है? मन में यही सवाल लिए कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। घर के बाहर माँ आंगन में इंतजार कर रही थी। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। गुस्से में माँ बोली, तू फिर उस पेड़ की बातें पूछकर आया है ना? ये सब छोड़ दे, तू समझता क्यों नहीं? मैंने कहा, माँ, सच जानना जरूरी है। अगर वाकई कोई खतरा है तो उसे जानकर ही बच सकते हैं। माँ की आंखें भीग गई और कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं बेटा, जिन्हें जानना मुसीबत मोल लेना होता है। रात में फिर वही अजीब सपना आया। वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत, लटके हुए बाल और काली खाली आंखें। उसने फिर वही कहा, वहां मत जाओ, वो जाग जाएगा। मेरे कानों में उसकी फुसफुसाहट गूंज रही थी, वो जाग जाएगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी नींद टूटी, मैं पसीने पसीने हो गया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। आखिर वो कौन है? और वो तांत्रिक, क्या वो अब भी जाग सकता है? अगली सुबह सुरेश, राजू और विक्की मिले। सबके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में डर। विक्की घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, मुझे सपना आया उसी औरत का, और उसने कहा, भाग जा। तभी राजू बोला, मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। नींद में भी दम घुटने लगा। सुरेश गुस्से से बोला, अर्जुन, ये सब तू क्यों कर रहा है? क्यों छेड़ रहा है गहरे राज को? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि डर के पीछे सच छुपा है सुरेश, और अगर वो सच में तांत्रिक है तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तभी राजू ने बताया, अर्जुन, मेरे बाबा के पास कुछ पुरानी किताबें हैं, उनमें शायद कुछ लिखा हो। हम सब उसके घर पहुंचे। राजू के बाबा अब नहीं थे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई लकड़ी की पेटी में कुछ कागज और किताबें मिली। पीली पन्नों वाली, धूल और सीलन से भरी किताब। उस पर लिखा था, तांत्र, प्राचीन साधनाएं और अनुष्ठान। पन्ने पलटे तो एक जगह लिखा था, अधूरी साधना से आत्मा और भी विकृत हो जाती है, मगर साधना में किसी निर्दोष की आत्मा बांध दी जाए तो वह चेतावनी देती है, पर असली राक्षस उसे तोड़कर बाहर निकल सकता है। ये बात पढ़कर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब चंपा को बांधा गया था ताकि तांत्रिक की आत्मा बाहर ना आए, इसलिए वो चेतावनी दे रही है, यहां मत आओ। सुरेश डरते हुए बोला, तो असली खतरा चंपा नहीं, वो तांत्रिक है। मैंने सर हिलाया। हाँ, जिसे तुम लोग चुड़ैल समझ रहे थे, असल में वो चुड़ैल ही तुम सबको इस गहरे खतरे से दूर रखे हुए है, और शायद वो अब भी वहीं दफन है, या उसकी आत्मा वहीं बंधी है। हमने राजू की दादी से भी पूछा। उन्होंने बताया, उस वक्त वो छोटी थी, अमावस की रात थी, सब लोग मंदिर में छुपे हुए थे। किसी ने कहा, पेड़ के पास तांत्रिक की लाश दफनाई गई है ताकि उसकी आत्मा वहीं बंधी रहे। चंपा के मरने के बाद तांत्रिक के शव को उसी बरगद की जड़ों में गाड़ा गया, पर लोग कहते हैं वो पूरी तरह मरा नहीं था। अब भी अमावस की रात वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अब मैं सब समझने लगा था। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ रहा था। चंपा की आत्मा चेतावनी देती है। असली खतरा चंपा नहीं, वो तांत्रिक है। बरगद उसकी कैद है। अगर कोई ज्यादा पास गया तो वो जाग सकता है। डर बहुत था, लेकिन सच की आग और भी तेज थी। इस बार मैंने अकेले जाने की ठान ली। पूरी दोपहर मेरा मन बेचैन रहा। माँ की आवाज
गांव की चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटी, सब फीका लगने लगा। बस कानों में गूंज रहा था, मत आओ, वो जाग जाएगा। अब अगर मैं डर कर रुक गया तो सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। रात होने लगी थी, चांद आधा था, उसकी रोशनी धुंधली और डरावनी हो गई थी। गांव की गलियों में सन्नाटा उतरने लगा था, जैसे पूरी हवा भी उस बरगद से डरती हो। रात को सुरेश, राजू और विक्की फिर से आए। सुरेश बोला, अर्जुन पागल मत बन, अकेले जाना, वहां मौत को बुलाना होगा। मुझे मत रोको दोस्तों, मुझे जाना होगा। अगर मैं ना गया तो ये रहस्य हमेशा रह जाएगा। राजू बोला, अर्जुन अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, अकेला नहीं जाने दूंगा। मैंने कुछ पल उसकी तरफ देखा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तू भाग जाना। रात के करीब 11 बज रहे थे। हम दोनों निकले। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी गंध अभी भी थी, मिट्टी, सीलन और जैसे कुछ सड़ रहा हो। बरगद दूर से ही दिख रहा था, अंधेरे में एक विशाल साया, जैसे गांव की सीमा पर पहरा दे रहा हो। यही है वो सच्चाई जिसमें सब डरते हैं। हम लोग जैसे जैसे पास पहुंच रहे थे, जड़ों की जटिल रेखाएं दिखने लगी थी, जैसे किसी दैत्य के पंजे हो जो जमीन को पकड़कर बैठे हों। जैसे ही हम पेड़ के करीब पहुंचे, सूखे पत्ते खड़खड़ाए, टॉर्च की रोशनी घुमाई, कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि शरीर कांप उठा। और फिर वही हल्की धीमी आवाज, मत आओ, मत आओ यहाँ। राजू घबराया, अर्जुन चलना, वापस चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ी देर। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी। वहां कुछ उभरा हुआ सा दिखा, जैसे किसी पत्थर की शिला हो। पास जाकर देखा, मिट्टी में आधा धसा हुआ गोल पत्थर, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ तंत्र रक्षा जैसा। शायद इसी पत्थर के पास ही तांत्रिक की आत्मा को बांधने की कोशिश की गई थी। तभी पेड़ की जटाओं के बीच कुछ हिला। हमने टॉर्च घुमाई और वही परछाई दिखी, सफेद कपड़े में लिपटी औरत, बिखरे बाल, काला चेहरा। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ फुसफुसा रहे हो। वो जाग जाएगा, भाग जाओ। मेरे मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई और पूछा, कौन हो तुम? औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। उसकी आवाज टूटी सी आई, मैं चंपा। वो अब जाग रहा है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी जमीन से जैसे कोई फुसफुसाहट आने लगी, मुक्त कर मुझे। हमारे पैर कांपने लगे। राजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी हमें पेड़ की जड़ों में परछाई दिखी। टॉर्च जमीन पर गिर गई और जैसे किसी ने उसे जड़ों के बीच से ही खींच लिया। वहां बस कुछ पल के लिए ही दिखा, एक काला साया, जैसे कोई आदमी बैठा हो, आंखें लाल, चमकती हुई। मैंने डर से कहा, कौन है वहां? वहां सन्नाटा पसर गया, सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी और पत्तों की हल्की सरसराहट। राजू ने जोर से मेरा हाथ खींचा और मुझे लेकर भाग पड़ा। अंधेरे में पगडंडी पर दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कानों में धमक सुनाई दे रही हो। पीछे से एक पल को लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। गांव की बस्ती में पहुंचते ही सब शांत हो गया। हम हांफते हुए रुके, एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था और डर के साथ साथ सवाल भी। आखिर वो क्या था? अब तय हो गया, बरगद में सिर्फ एक आत्मा नहीं है। चंपा तो सिर्फ चेतावनी दे रही थी, असली खतरा तो वो है जो तांत्रिक के रूप में दफन है और अब वो जाग रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ भी डर की डरावनी तस्वीरें आंखों से हटती नहीं थी। राजू का चेहरा उतरा हुआ था और मेरी हथेली अब भी कांप रही थी। उसने कहा वो जाग रहा है, मतलब खतरा अभी आने वाला है। हमें पता चला गांव में एक और बुजुर्ग आदमी थे जिन्हें सब गोविंद बाबा कहते थे। उम्र शायद 90 के पार, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें इतनी गहरी जैसे बहुत कुछ देख रखा हो। मैं और राजू उनके पास गए। वो बरामदे में खाट पर लेटे थे, पंखा धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने जाकर उन्हें आदर से प्रणाम किया और कहा, बाबा आपसे एक बात पूछनी है। बाबा ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर लेकिन गंभीर आवाज में बोले, बरगद की? मैं हैरान रह गया। हाँ बाबा, आपको कैसे पता?
बाबा हल्के से मुस्कुराए। बेटा, उस बरगद की कहानी पूछने गांव में अब कोई नहीं आता। जब कोई आता है तो उसकी आंखों में भी वही डर दिखता है जो अब तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। फिर बाबा भारी आवाज में बोले, बहुत साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। नाम था कालनाथ। कहने को तो साधु था, पर असल में उसकी नजर अमरतंत्र पर थी, एक ऐसी साधना जिससे मौत पर काबू पाया जा सकता है। वो साधना पूरी करने के लिए जिंदा इंसान की आत्मा की जरूरत होती है। उसने चंपा को चुना क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई थी और अकेली थी। चंपा को धोखे से बरगद के नीचे बुलाया और साधना शुरू की, पर चंपा की आत्मा इतनी मजबूती से लड़ गई कि साधना अधूरी रह गई। गांव वालों ने उस तांत्रिक को पकड़ लिया, क्रोध में उसे मार डाला और उसी बरगद की जड़ों में दफना दिया। लेकिन तांत्रिक मरकर भी पूरी तरह नहीं मरा, उसकी आत्मा वहीं बंधी रही और चंपा की आत्मा भी वहीं फंसी रही। अब चंपा किसी को बरगद के पास नहीं जाने देती ताकि तांत्रिक की आत्मा फिर से आजाद ना हो सके। ये बात सुनकर हमारा दिल कांप उठा। मैंने धीरे से पूछा, तो इसका मतलब चंपा हमें डरा नहीं रही थी, वो हमें बचा रही थी? बाबा की आंखों में पानी आ गया। हाँ बेटा, वो आत्मा कभी बुरी थी ही नहीं, पर गांव वालों ने डर से उसे भी चुड़ैल कह दिया। फिर बाबा कांपती हुई आवाज में बोले, अगली अमावस 2 दिन बाद है। कहते हैं उस रात तांत्रिक की आत्मा सबसे शक्तिशाली हो जाती है। अगर उस रात कोई फिर बरगद के पास गया तो वो सच में जाग जाएगा। अगर वो जाग गया तो सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के सारे इलाके के लिए खतरा बन जाएगा। मैंने बाबा के कांपते हुए हाथ थाम लिए। बाबा, सच का पता चल गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। राजू ने मेरी तरफ देखा। अर्जुन, तू क्या करने की सोच रहा है? मैंने कहा, अगर तांत्रिक को रोका ना गया तो सब तबाह हो जाएगा। मुझे चंपा की आत्मा से सच में बात करनी होगी, उसे मुक्ति दिलानी होगी और तांत्रिक को हमेशा के लिए बांधना होगा। उस रात मैं बरगद की तरफ देखता रहा। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुलने वाला हो। मैंने मन में ठान लिया, अब या तो मैं डर के आगे झुक जाऊं या उस डर का सामना करूं। चंपा की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मत आओ, वो जाग जाएगा। पर दिल की आवाज कह रही थी, अगर मैं नहीं गया तो वो जरूर जागेगा। कहते हैं डर सबसे बड़ा होता है, पर उससे भी बड़ा होता है वो सच जो डर के पीछे छुपा होता है। अमावस की रात बस एक दिन दूर थी। पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा हो। कोई जल्दी बाहर नहीं निकलता था। बच्चे भी शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते। मुझे भी माँ ने रोका, अर्जुन बेटा मत जाना, वो बरगद का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, वहां मौत बसी है। माँ की आंखों में डर की जगह अब दया थी, जैसे उन्हें लगने लगा हो कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे मेरा वापस आना मुश्किल हो। डर के आगे झुकने का वक्त अब चला गया था। अगर तांत्रिक जाग गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने कमरे में वो पुरानी किताब फिर से खोली, अधूरी साधना को तोड़ने का उपाय, निर्दोष आत्मा को मुक्त कराना और दफन आत्मा पर रक्षा मंत्र वाचन। मैंने वो मंत्र कॉपी किया और एक पुराना काला धागा निकाला जो गांव के पंडित रामलाल जी ने मुझे दिया था और कहा था, इसे गले में बांध लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। रात को तालाब के किनारे राजू, सुरेश और विक्की से मिला। सुरेश गुस्से में था, अर्जुन पागलपन है, तू मर जाएगा, ये मत कर। मैंने कहा, अगर मैं न गया तो हम सब मारे जाएंगे, पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा। राजू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन मैं तेरे साथ हूं। विक्की की कांपती हुई आवाज आई, मैं नहीं जाऊंगा अर्जुन, माफ कर दे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो साथ आए वो आखिरी दम तक, जो ना आए वो भी मेरा भाई रहेगा। आज उस भयानक रात के आने का वक्त हो चुका था। पूरा गांव जैसे मर गया हो, ना कुत्तों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, सिर्फ सन्नाटा। रात के 11 बजे मैं और राजू निकल पड़े। माँ सोने का नाटक कर रही थी, पर उनके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। जाते जाते मैंने एक बार पलटकर माँ को देखा, शायद आखिरी बार, और मन में कहा, माफ करना माँ, अगर वापस ना आया तो भी तुझे बचाने के लिए ही गया हूं। बरगद का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी जड़ें अंधेरे में फैली थी, जैसे किसी राक्षस के हाथ। राजू धीरे से कांपती हुई आवाज में बोला, अर्जुन
मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैंने कहा। मुझे भी, लेकिन रुक नहीं सकते। हमने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा, वही गोल पत्थर जो मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। तभी हवा चलने लगी, इतनी ठंडी कि हड्डियों तक पहुंच गई। और फिर वही चंपा की धीमी आवाज, मत आओ, वो जाग जाएगा। और तभी सफेद परछाई दिखी, वही लटके बाल, काला चेहरा और डरावनी फुसफुसाहट भरी आवाज। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, चंपा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, लेकिन उनमें डर नहीं, दर्द था। वो जाग रहा है, तुम मत आओ, जाओ यहां से। तुम डरा क्यों रही हो, बताओ क्या करना है। तभी पेड़ की जड़ों के नीचे से अजीब सी आवाज गूंज उठी, मुक्त कर मुझे, मुक्त कर। मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजू डर के मारे पीछे हट गया। कुछ तो है यहाँ। मैंने कांपते हुए वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो मैंने किताब से कॉपी किया था। हवा तेज हो गई, पत्ते बवंडर की तरह घूमने लगे। चंपा की आत्मा जोर से चीखी, नहीं, रुक जाओ, वो जाग रहा है। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। अगर ना पढ़ा तो तांत्रिक आजाद हो जाएगा और मुझे पढ़ने नहीं देगा। मुझे पढ़ना ही होगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, जमीन में दरार पड़ी और उसके भीतर से हल्की लाल रोशनी दिखी। जमीन की दरार से लाल रोशनी के साथ जो साया निकला वो इंसान नहीं था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, सिर पर जटाएं गुंदी थी और लाल आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी भूखे जानवर की हो। अर्जुन, ये वही तांत्रिक है, कालनाथ। तांत्रिक की आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ी। उसकी सांसों से सड़ी हुई मिट्टी और राख की बदबू आ रही थी, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तूने मुझे जगा दिया, अब तेरा अंत है। उसकी आवाज गुफा से आती गूंज जैसी थी, भारी, टूटी फूटी और डर से भरी। डर से ही सही, मैंने उसे कहा, तू आजाद नहीं हो सकता, तुझे यहीं बंधा रहना होगा। तभी तांत्रिक हंसने लगा, ऐसी हंसी जो सीधी हड्डियों में उतर जाए। तू रोक नहीं सकता, वो आत्मा भी मुझे नहीं रोक पाई। तभी चंपा की आत्मा सामने आ गई। वो दोनों हाथ फैलाकर तांत्रिक के सामने खड़ी हो गई। उसकी टूटी हुई आवाज आई, नहीं, तू बाहर नहीं आ सकता। तांत्रिक ने गुस्से में एक हाथ उठाया। हवा जोर से चल पड़ी, पेड़ की जड़ें हिली और चंपा की आत्मा जैसे पीछे की तरफ खींचने लगी। चंपा की यह हालत देखकर मेरे मन में भागने का ख्याल आया, लेकिन अगर भागा तो सब खत्म, माँ, गांव, दोस्त, सब खत्म। राजू पीछे खड़ा कांप रहा था। अर्जुन, पागल मत बन, भाग। राजू, अगर मैं भाग गया तो सब कुछ खो दूंगा, तू जा यहां से। मैंने फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। गले में बंधा तावीज जलने जैसा गर्म हो गया। हवा तेज हो गई, धूल उड़ने लगी, आंखें मुश्किल से खुल रही थी। तांत्रिक की लाल आंखें और ज्यादा भड़क उठी। रुक जा, तेरा भी अंत होगा। मैंने और बुलंद आवाज के साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ की जड़ों के बीच से एक और काली परछाई उठी, जैसे किसी जानवर की शक्ल हो। वो मेरी तरफ बढ़ी। मुझे लगा अब सब खत्म। वो काली परछाई मेरे इतने पास थी कि उसकी सड़ी हुई बदबू मेरे मुंह में घुस गई। जैसे ही वो मेरी तरफ झटकी, चंपा की आत्मा जोर से चीखी। चंपा की आत्मा ने खुद को उस परछाई के आगे कर दिया, जैसे दीवार बनकर परछाई से टकराई और एक पल में लाल रोशनी के साथ सब बुझ गया। तांत्रिक को गुस्सा आया और गूंजती आवाज में कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पेड़ की जड़ों में धुआं और लाल रोशनी फिर से उठने लगी। तांत्रिक का साया मेरी तरफ बढ़ा। उसकी लाल आंखें अब और नजदीक थी। उसकी राख से बही बदबू मेरे गले की तरफ बढ़ रही थी। मेरी सांस जैसे रुक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में धमक सुनाई दे रही थी। मैंने मन में सोचा, यही आखिरी मौका है। अगर हिम्मत टूटी तो सब खत्म। उसकी राख से भरी सड़ी चमड़ी वाली बाहें मेरे गले तक आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, फूंक थी, जैसे सदियों से वो सिर्फ किसी जिंदा आत्मा की तलाश में था। और तभी वो बोला, तेरी आत्मा अब मेरी होगी। मेरी सांसें घुटने लगी। ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन रुक जाएगी। शरीर सुन्न होने लगा। मैंने डरी हुई कांपती आवाज में बोला, मैं डरूंगा नहीं,
तू अब यहीं बंधा रहेगा। मैंने गले में लटके तावीज को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक के साय ने जोर से झटका खाया। उसकी लाल आंखें एक पल में बुझ गई, पर वो रुका नहीं और भी ज्यादा गुस्से में दहाड़ा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी चंपा की आत्मा सामने आ गई। वो तांत्रिक और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। चंपा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, पर सबसे पहले तुझे बचाना जरूरी है। अर्जुन भाग जा, मैं इसे रोकती हूं। चंपा की आत्मा तांत्रिक के साय से टकराई। अजीब सी सफेद और लाल रोशनी की टक्कर हुई। तांत्रिक दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन तक हिल गई। पेड़ की जड़ें जैसे उखड़ने लगी थी और मैंने अपनी सारी ताकत तावीज को पकड़कर मंत्र पढ़ने पर लगा दी, और तभी तांत्रिक का साया भभककर लाल रोशनी में बदल गया। कुछ पल के लिए तो रोशनी इतनी तेज हुई कि आंखें बंद करनी पड़ी। जब आंख खुली, तांत्रिक का साया मिट्टी में धंस चुका था। पेड़ की जड़ों के बीच बस राख रह गई थी और धुआं धीरे धीरे गायब हो गया था। मैंने देखा चंपा की आत्मा अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन वो धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था। उसकी आंखों की जगह रोशनी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। चंपा ने कहा, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। मैंने कहा, तुम चुड़ैल नहीं थी, तुम रक्षक थी। वो मिट्टी के ऊपर हल्की रोशनी की तरह उठी। पेड़ की जड़ों से एक हल्की सफेद रेखा सी ऊपर उठकर आसमान में गायब हो गई। राजू कांपते हुए मेरे पास आया। अर्जुन, तू ठीक है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। गला सूखा हुआ, आंखें भीगी हुई। हाँ, पर लगता है सच में अब सब बदल गया। हम दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़े। बरगद के पेड़ के पीछे से उगता चांद जैसे पहली बार थोड़ा उजाला दिखा रहा था। माँ का चेहरा याद आया और मन में सिर्फ एक बात, कुछ डर कहानी नहीं होते, कुछ डर रक्षक भी होते हैं। वो रात जिसने सब बदल दिया। सुबह की पहली किरण के साथ जब मैं और राजू गांव पहुंचे, हमें लगा जैसे गांव में भी हवा बदल गई है। बरगद की ओर देखने पर अब भी डर था, पर डर से ज्यादा था सुकून, जैसे किसी ने बड़ा बोझ उतार दिया हो। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी, आंखों में आंसू, पर इस बार वो डर के नहीं थे। जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, माँ ने मुझे गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो गले लगाकर जो सुकून मिला, उससे सारी थकान और डर पल भर में गायब हो गया। सुबह होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन और राजू रात को बरगद तक गए थे और वो वापस लौट कर आए हैं। कुछ लोगों ने देखा तो बरगद के पास से उठता धुआं अब गायब था। पेड़ की जड़ें जहां तांत्रिक का साया उठा था, वहां सिर्फ राख और टूटा ताबीज रह गया था। बाबा गोविंद मेरे पास आए और कहा, बेटा, तुमने जो किया वो हिम्मत हर किसी में नहीं हो सकती। उसके बाद रात को फिर मैं अकेले बरगद के पेड़ के पास गया। अब डर नहीं था, सिर्फ यादें थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, तुम चुड़ैल नहीं थी चंपा, तुमने हम सब की रक्षा की है। धन्यवाद। तुम्हारी आत्मा अब जहां भी हो, सुकून में हो। कुछ वक्त के बाद बरगद का पेड़ अब डर की वजह से नहीं, बल्कि कहानी की वजह से पहचाना जाने लगा। गांव के बच्चे भी कहते हैं, ये वही पेड़ है जिसने गांव को बचाया था। लोग अब भी सूरज ढलने पर वहां नहीं जाते, लेकिन अब डर में नफरत नहीं, इज्जत है। कहते हैं हर डर के पीछे एक सच होता है, पर कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो रक्षक भी बन सकता है। चंपा ने हमें डराकर बचाया और मैंने डर के सामने खड़े होकर उसे मुक्ति दिलाई। बरगद का पेड़ अब भी वहीं है, गांव की सीमा पर। उसकी जटाएं अब भी जमीन में धसी हुई है, पर आज वो किसी को डराता नहीं, याद दिलाता है। अगर डर को समझो तो वही डर सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।